हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। क्लास किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के जितने भी आपके हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में वीडियोस अपलोड किए जाते हैं यहाँ से, वो आपके लिए 100% फ्री है। इवन एनटीएससी, ओलंपियाड आपका, साथ ही साथ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर करना चाहते हैं तो उसके भी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं और वो भी 100% फ्री है। तो इन फ्री एजुकेशन का लाभ उठाइए और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखिए कि पढ़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी होती है और उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो मेहनत हम भी कर रहे हैं, मेहनत आप भी कर रहे हैं, तो मेहनत सफल ज़रूर होगी। और साथ ही ये सारी मेहनत आपको फ्री में मिल रही है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर अपनाइए ताकि आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकें। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जो है वो है हमारे क्लास 12th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स के लिए। उनकी बुक है वितान भाग 2। इसका अध्याय है 4, डायरी के पन्ने। आज हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये डायरी के पन्ने पार्ट है क्या। देखिए, ये बहुत ही फेमस डायरी है, एन फ्रैंक की डायरी। उसके बारे में ये पूरे उसकी डायरी के कुछ पृष्ठ हमारे पाठ के तौर पर प्रस्तुत किए गए हैं, तो उन्हीं को हम आज समझेंगे। तो शुरू करते हैं ये। तो सबसे पहले हम इस डायरी जो पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले इस डायरी के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लें। ये डायरी है क्या। एक्चुअली यह डायरी डच भाषा में 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद ये द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल्स शीर्षक से 1992 में प्रकाशित हुई। तो अब ये जो दो नंबर्स दिए हैं, दो आपको सन दिए हुए हैं, इनको याद रखना है, बुक का नाम याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले ये 1947 में प्रकाशित हुई थी डच भाषा में। फिर 1992 में ये 52 में जो है वो प्रकाशित हुई द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल्स के नाम से। ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज जो आएंगे वो इस बेसिस पे पूछे जा सकते हैं। ये डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव को बयां करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, बल्कि सीधे भोक्ता की निगाह से देखेंगे। यह भोक्ता ऐसा जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले परिवर्तन से पूरी तरह अछूती भी है। तो यहाँ पर ये डायरी हमारे सामने जिसने प्रस्तुत करी है, ये कोई इतिहासकार या कोई लेखक या रचनाकार नहीं है। ये उसने लिखी है जिसने इस पूरे आतंकप्रद समय को खुद भोगा है और उसमें जिया है उन्होंने। तो इसको हम उनकी निगाह से पढ़ रहे हैं। अब देखिए, कोई होता है ना, बाहर से बैठकर आप सारे माहौल पे लिखना एक अलग बात हो जाती है, और एक हम जिस उस माहौल में जी रहे हैं और हम तब लिखेंगे तो हमारा लिखना अलग हो जाता है। तो यहाँ पे एन फ्रैंक ने जब ये डायरी लिखी तो वो उस समय को खुद भोग रही थी। इस पुस्तक की भूमिका में लिखा गया है कि इस डायरी में भय, आतंक, भूख, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती हुई उम्र की तकलीफें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक ज़रूरत, हंसी मजाक, युद्ध, पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। तो देखिए, इसके अंदर कितने सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे इमोशन हैं जो उन्होंने जिए और उन सभी को इस डायरी में लिखा। ये डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुर्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। नाजियों ने किस तरीके से यहूदियों पर अत्याचार किए थे, इसका जीता जागता सबूत है ये डायरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी। उन्होंने गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन रक्षा करी। तो किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के जितने भी यहूदी परिवार थे, उन सभी को नाजियों से बचकर छिपकर रहना, क्योंकि उनको पकड़ लिया जाता था तो उन्हें यातना गृह में डाल दिया जाता था और बहुत तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। तो उससे बचने के लिए ये लोग गुप्त तहखानों में समय बिताते थे कि किसी तरीके से नाजियों की पकड़ में नहीं आए। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा। अब सोचिए कि मौत के घाट उतारने के तरीके भी कितने। गैस चैम्बर बनाया जाता था, उसके अंदर लोगों को डाल दिया जाता था और तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता था।
फायरिंग स्क्वाड बनाया गया कि देखते ही आप गोली मार दीजिए। तो इनसे लाखों यहूदियों को मार दिया गया था। ऐसे समय में 2 यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में छिपे रहे। 2 परिवार, उसी में से एक एन फ्रैंक का परिवार था, इसमें एक फ्रैंक परिवार था और दूसरा वान दंपत्ति थे। तो दोनों परिवार जो है वो गुप्त रूप से छिपकर रहे थे 2 साल के लिए। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा है। जब उनको 2 साल उन्होंने छिपकर बिताए नाजियों से, तो उन्हीं 2 वर्षों को इन्होंने डायरी में लिखा, जिसके कुछ पन्ने हम इस पार्ट में पढ़ रहे हैं। यह डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई है। कब से लिखी गई है? 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर ये लोग पकड़ लिए गए थे। 1 अगस्त तक तो हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 4 अगस्त को किसी ने सूचना दी और ये दोनों ही परिवार नाजियों द्वारा पकड़ लिए गए थे। 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। 44 में पकड़े गए और 45 में एन की जो 13 साल की थी, जो 14-15 साल की, जाहिर सी बात है कि 45 में 15 साल तक की हो गई होंगी, तो उनकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। एन ने अपनी किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करके डायरी लिखी, जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन पे उपहार मिली थी। अब डायरी क्या होता है, या तो हम अपने मन की बात, तो इन्होंने यहाँ पर अपनी गुड़िया को संबोधित करते हुए, वो अपनी गुड़िया को जैसा स्टोरी सुना रही हूँ, इस तरीके से ये डायरी उन्होंने पूरी लिखी है। और वो गुड़िया इनको कब मिली थी? जब इन लोग के दिन अच्छे थे, तब उन्हें एज अ गिफ्ट मिली थी। अब शुरू होता है, देखिए डे बाय डे जो मेन पेजेस उनकी डायरी के हैं वो हमारे पार्ट में रखे गए हैं और हम डेट वाइज जो है इस डायरी को पढ़ेंगे। क्या है? बुधवार 8 जुलाई 1942 के दिन, इस दिन एन फ्रैंक गुप्त आवास पर जाने के विषय में लिखती हैं। उसकी बड़ी बहन को एएसएस से बुलावा आने पर घर के लोग गुप्त आवास पर जाने की तैयारी करते। एएस यानी कि जो है नाजियों की तरफ से उनकी बड़ी बहन को बुलावा आया कि उनको कैंप पे, अब एक लड़की होते हुए उनको जो है नाजियों के कैंप पे बुलाया जा रहा है, इसका मतलब कि बहुत ही बुरा हो सकता है। तो इसलिए इन पूरे परिवार ने ये किया कि अब हम गुप्त आवास में जाएंगे। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एन ने अपने बैग में अजीबो गरीब चीज़ें भर डाली। उसने सबसे पहले अपनी डायरी रखी, क्योंकि लेखिका के लिए स्मृतियाँ पोशाकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। अब सबसे पहले डायरी रखी, क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी स्मृतियों को साथ ले जाना चाहती थी और उनकी डायरी में वो स्मृतियाँ थीं। तो इन्होंने अच्छे अच्छे पोशाकें भरने के बजाय सबसे पहले अपनी डायरी रखी, जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया उन्होंने। एन व वानदान के परिवार वाले गुप्त आवास की व्यवस्था करते हैं। जो उनके पापा हैं और वान के परिवार के जो हेड हैं, वो गुप्त आवास कहाँ रहा जाए, जहाँ से नाजियों से हम बच सकें, तो उसका व्यवस्था उन लोगों ने करी। अब आता है गुरुवार 9 जुलाई 1942। इस दिन वे अपने छुपने के स्थान पर पहुंचते हैं। 8 जुलाई को, फिर 9 जुलाई को। 8 जुलाई को लोगों ने तैयारी करी और 9 जुलाई को वो लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ इनको छिप कर रहना था। ये गुप्त आवास उनके पिता का ऑफिस है। वह घर के कमरों के बारे में बताती हैं। यह भवन गोदाम व भंडार गृह के रूप में प्रयोग होता है था। यहाँ इलायची, लौंग और लाल मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ बाहर का दरवाजा है, जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचने पर एक और द्वार है, जिस पर शीशे की खिड़की है, जिस पर काला शीशा लगा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग ऑफिस के अंदर दाखिल हुए, तो वो वहाँ पर बहुत सारे फ्रेग्रेंस थे, यानी कि मसालों के। तो पता चला कि जहाँ प्रवेश द्वार था, जस्ट उसी के बगल से गोदाम था। तो गोदाम में जो है ये सारे जो मसाले हैं वो कूटे या पीसे जाते थे, इसलिए उनकी महक थी। फिर वहाँ से सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ से ऊपर गए। ऊपर में वहाँ दरवाज़ा था, खिड़की थी जहाँ कांच लगा हुआ था। वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई। फिर इस पर कार्यालय लिखा था, जो कांच का दरवाज़ा था उसके ऊपर कार्यालय लिखा हुआ था। काला शीशा था और उसके ऊपर कार्यालय लिखा था। इसी कमरे में दिन के समय पोश, मिएप और मिस्टर क्लीमैन काम करते थे। मतलब ऑफिस के टाइम में ये लोग यहाँ पे काम करते थे। एक छोटे से गलियारे में दम घोटू अंधियारे से युक्त एक छोटा सा कमरा बैंक ऑफिस था। फिर उसी से एक गलियारा यानी कि गैलरी जाता था। वहाँ पर वो मतलब बहुत सकरी सी गैलरी थी और अंधेरा था। तो जैसे होता है ना, लोगों को अंधेरे से डर लगता है, तो जैसे लगता है बहुत जल्दी से निकलें, तो वही उन्होंने दम घोटू अंधेरा कहा, क्योंकि उनको वो अंधेरा पसंद नहीं था। तो उससे जाते वहाँ एक छोटा सा कमरा था, जो ऑफिस का बैंक था।
यहीं मिस्टर डॉलर व वानदान बैठते थे। यानी कि जो वानदान परिवार आया ना, वो वानदान और एक मिस्टर डॉलर थे, वो वहाँ पर बैठते थे। मिस्टर क्लीमैन के ऑफिस से निकलकर तंग गलियारे में प्राइवेट ऑफिस है। नीचे सीढ़ियों वाले गलियारे में दूसरी मंजिल को रास्ता है जो गली की तरफ खुलता है। यहीं पर एन फ्रैंक व उसका परिवार रहता था। अब क्या हुआ, उस ऑफिस से आगे निकल कर गए तो फिर सेकंड, अभी तो फर्स्ट फ्लोर थे, फिर वहाँ से सीढ़ियाँ गई सेकंड फ्लोर के लिए। सेकंड फ्लोर पे गए, वहाँ से वहाँ पर ही जो एन फ्रैंक का परिवार रहता था, और वहीं से पीछे गलियारे में दरवाज़ा खुलता था, ओपन होता था। कहते हैं ना बैकयार्ड होता है, पीछे की तरफ निकलने का दरवाज़ा होता है, तो वहाँ पर पीछे का भी दरवाज़ा था। अब आते हैं शुक्रवार 15 जुलाई 1942। अब 9 जुलाई को उन लोगों ने जो है अज्ञातवास में रहना शुरू किया। अब आता है 15 जुलाई का समय। इस दिन एन गुप्त आवास के पहले दिन का वर्णन करती है। क्या कहती हैं? यहाँ पहुँचने पर उनकी माँ व बहन बुरी तरह थक चुकी थी। अब चूँकि 9 तारीख को जब वो पहुँची तो क्या हुआ कि भाई वहाँ सेटल अप होते करते कराते तो उन दिनों शायद उनको डायरी लिखने का मौका नहीं मिला। तो अब जब उन्हें मौका मिला था, 9 तारीख को वो वहाँ पहुँची थी, उसके बाद उन्हें मौका मिला वहाँ पर सेटल डाउन हो जाने के बाद 15 तारीख को। तो 15 तारीख को जब वो लिख रही थी तो उन्होंने पहले दिन से, जिस दिन उन्होंने प्रवेश किया था 9 तारीख को, 9 तारीख की रात में तो उन्होंने वो लिखी थी। फिर उसके बाद उनको टाइम नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे साफ़ सफाई करना, सब चीज़ें सेटल करना, तो उस बीच इनको समय नहीं मिला। तो 9 तारीख के बाद रात में उन्होंने सीधे 15 तारीख को डायरी लिखी। अब 9 से मतलब 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच जो कुछ हुआ वो अब हमें यहाँ पर वो बताएंगी। क्या कहती हैं कि उस दिन जो है माँ और बहन बहुत थक गए थे। एन और उसके पिता अपने नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। वे भी बुरी तरह थक जाते हैं क्योंकि भाई एक बंद पड़ा ऑफिस था, उसकी साफ़ सफाई करना, रहने लायक बनाना, तो ये सब करने में क्या हुआ, सभी लोग अच्छे से थक चुके थे। बुधवार तक तो उन्हें यह सोचने की फुर्सत नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका था। तो यानी कि बुधवार को जब उन्होंने दाखिल हुए थे, उसके बाद दूसरे बुधवार तक उनको ये कुछ फुर्सत ही नहीं थी कि बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जो है जीवन में आ चुका था। अब आते हैं शनिवार 28 नवंबर। अब इसके बीच के शायद पेज इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, जो पेजेस हैं वो हैं। 28 नवंबर की बात करते हैं। वह बताती है कि इन दिनों वे बिजली और राशन ज़्यादा खर्च कर चुके थे। अब अज्ञातवास में क्या होता है ना कि हमें हर चीज़ लिमिटेड मिलती है क्योंकि हम चोरी छुपे रह रहे हैं। अब तक उन्होंने जो राशन लेकर आए थे, उस राशन में जितना खर्च करना चाहिए था उन्होंने उससे ज़्यादा राशन खर्च कर दिया था। अब बिजली भी खर्च कर रहे थे। अब बिजली तो कोई कह रहे हैं आप स्टोर लेके नहीं, बिजली इसलिए किया जाता है क्योंकि बिजली खर्च होगी तो ये तुरंत पता चल जाएगा कि इस एरिया में, यहाँ पर, इस जगह पे कोई रह रहा है, तो इसलिए लिमिटेड बिजली खर्च करी जाती है जिससे ये ना पता चलने पाए कि इस घर में या इस जगह पर कोई रह रहा है। तो इन्होंने जितनी खर्च करनी चाहिए थी उससे ज़्यादा ये लोग खर्च कर चुके थे। उन्हें और किफ़ायत करनी होगी ताकि बिजली का कट ना लगे। मतलब अब वो बिजली तो भर नहीं रहे थे बिल, तो उन्हें लगा कि हमें किफ़ायत करनी, नहीं तो बिजली कट जाएगी। 4:30 बजते ही अंधेरा हो जाता था। उस समय पढ़ा नहीं जा सकता था। ऐसे समय में वे उल जलूल हरकतें करके गुजारते थे। दिन में पर्दे नहीं हटा सकते थे, अंधेरा होने के बाद पर्दे हटाकर पड़ोस में ताक झांक कर लेते थे। लेखिका वसेल के बारे में बताती हैं कि वे बच्चों से बेहद प्यार करते थे। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं क्या है अज्ञातवास में, का मतलब होता है कि हमारा छिप कर रहना। हम कहाँ हैं, कहीं पर छिप कर रह रहे। इस कंडीशन में क्या हुआ कि वहाँ पर सब जगह कर्टन्स लगे थे। दिन में उजाला होता है, अगर वो कर्टन हटाएंगे तो क्या होगा, बाहर वालों को पता चल जाएगा कि अंदर कोई रह रहा है, तो दिन भर में वो लोग कर्टन नहीं हटा सकते थे। और जब तक उजाला रहता था तब तक ही वो काम कर सकते थे क्योंकि रात में लाइट जलाना मना था। लाइट जलेगी तो भी पता चल जाएगा कि भाई बाहर कौन रह रहा है। तो 4 बजे जब तक उजाला है तब तक वो पढ़ाई और ये सारे काम कर लेते थे। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, तो उल जलूल हरकतें करना, कहीं मुंह बनाना, कहीं कुछ, मतलब तरह तरह की जो काम होते थे वो लोग वो करते थे। लेकिन अब इसमें क्या होता था, रात होने के बाद वो लोग थोड़ा कर्टन हटा के अगर आस पड़ोस देख भी लेते थे कि क्या भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा दिन घर में कैद, रात होने के बाद कर्टन हटता था। अब अंधेरे में तो नहीं पता चलेगा भाई, घर के अंदर अंधेरा बाहर अंधेरा, कर्टन हटा भी देंगे तो नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर कोई है।
अब लेखिका बताती हैं मिस्टर वसेल के बारे में, जो उनके साथ रह रहे थे, कि उनको बच्चे बहुत प्यारे थे। ये वानदान परिवार के साथ आए थे। उनके भाषण सुनकर वह बोर हो जाती थी। वह उनकी अनुशासन संबंधी बातें नहीं सुनती। वे चुगलखोर हैं। वे सारी बात को रिपोर्ट मम्मी को देते और मम्मी से मुझे उपदेश सुनने पड़ते। कभी कभी मिसेज वान 5 मिनट बाद उसे बुलवा लेती थी। अब क्या होता था, अब सभी खाली हैं तो मिस्टर वसेल को जो है बहुत सारा उपदेश देने की आदत थी, तो जिसको पकड़ लें उसी को उपदेश देना शुरू कर दें, तरह तरह की बातें और ये सारी बातें करने लगते थे, तो थोड़ा बोर हो जाता था। एक यंग गर्ल के लिए, ये सारी टीनेज गर्ल है, उसके लिए इतना सारा उपदेश वो नहीं सुनना चाहती थी। अब क्या होता था, उपदेश मिलता था, भाई अगर मान लो वो थोड़ा इमोशनल हो जाए, अपने मन की बात कहे, तो वसेल जाके उनके मन की सारी बातें उनकी मम्मी को बता देती थी, फिर मम्मी डांटती थी। लेकिन जो वान परिवार में जो मिसेस वान थी, वो क्या था, ये सारी चीज़ें समझती थी। 5 मिनट अगर मिस्टर वसेल के पास में किसी क्या कहते हैं एन को होता था, वो तुरंत बुलवा लेती थी कि आ जाओ बेटा। हर समय डांट फटकार दुत्कारा जाना आदि झेलना आसान नहीं। अब घर में वहाँ किसी के पास काम नहीं, पहली बात, भाई सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। अब वहाँ क्या है, खाओ पियो सो चुपचाप ही सो जाओ, यही खाली काम होता था, वहाँ पे काम होते नहीं थे। तो अब हर समय जो है ये नहीं करो वो करो, मारे जाना, डांटे जाना, दुत्कारना, ये सारा काम चीज़ें बच्चे जो हैं ख़ास तौर से झेलना पसंद नहीं करते हैं। और कि हर समय टोका टाकी हो, हर समय डांट फटकार मिले, तो ये जब उनके साथ होता है तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता कि भाई ये सारी चीज़ें पूरा दिन झेलना आसान नहीं होता है। रात को बिस्तर पर लेटकर लेखिका अपनी कमियों व कार्यों के बारे में सोचती हैं, तो उसे हंसी व रोना दोनों आता। वह स्वयं को बदलने की कोशिश करती। अब हम लोग के साथ अभी भी होता है, हम लोग पूरा दिन काम करने के बाद जो कुछ भी हुए, उसको जब रात में लेटते हैं तब एनालाइज करते हैं कि हमारे साथ आज पूरा दिन में ये हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हमारे अंदर क्या कमी थी, हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो वही एन करती थी, रात में लेटती, सारे पूरे दिन को एनालाइज करती। तो कभी कुछ सिचुएशंस पे उन्हें हंसी आती तो और कभी पे वो रोती थी। और साथ ही साथ क्या होता कि अगर उन्हें कहीं पर अपनी गलती लगती तो वो बोलती कि इस कमी को वो सुधारेंगी। शुक्रवार 19 मार्च 1943। अब देखिए 42 से हम लोग 43 मार्च में आ चुके हैं। एन बताती है कि तुर्कों के इंग्लैंड के पक्ष में ना आने से 1000 गिल्डर का नोट अवैध कर दिया गया। अब क्या हुआ, तुर्क जो है वो इंग्लैंड के पक्ष में नहीं आए तो 1000 गिल्डर का नोट बंद कर दिया गया था। तो अब 1000 गिल्डर का नोट बंद किया तो जिनके जिनके पास 1000 गिल्डर का नोट था उनके लिए तो परेशानी थी। कालाबाजारी बंद करने के लिए ऐसा किया गया था। इससे कालाबाजारी को झटका लगेगा, साथ ही भूमिगत लोगों को नुकसान भी होगा। भूमिगत मतलब जो उनकी तरह अज्ञातवास में हैं उनको नुकसान होगा। मान लीजिए उनके पास 1000 गिल्डर का नोट है तो उन्होंने सेव करके रखा हुआ है अपने बुरे समय के लिए, तो फिर उससे उनको झटका लग सकता है। गेज एंड कंपनी के पास 1000 गिल्डर के कुछ नोट हैं जिन्हें आगामी वर्षों की कर अदायगी में निपटा दिया गया है। मतलब गेज कंपनी के पास कुछ हजार, तो मतलब होता ना टैक्स, तो आने वाले कुछ सालों के लिए टैक्स उन्होंने एडवांस में भर दिया। मिस्टर डसेल को कहीं से पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई। वहीं ऑफिस में पैर से जो ड्रिल मशीन होती है वो मिल गई। घर के कायदे कानून के पालन में मिस्टर डसेल आलसी हैं। मार्गरेट उनके पत्रों को ठीक करती है। पापा ने उन्हें यह काम बंद करने को कहा। मिस्टर डसेल जो हैं वो आलसी हैं, काम नहीं करते। तो मार्गरेट जो उनकी बड़ी बहन है एन की, वो उनके पत्रों को सबको अरेंज करना, तो जो उनके पापा थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जिसका जो काम है वो स्वयं करेंगे, तो मार्गरेट उनके कामों को छोड़ दे, ऐसा उनके पापा ने बोला। लेखिका जर्मन घायल सैनिकों व हिटलर के बीच बातचीत को रेडियो में सुनती हैं। तो रेडियो एक माध्यम था उस समय सुनने के लिए। तो किस तरीके से जो जर्मनी यानी जो नाजी थे ये उनकी आवाज़ का इंटरव्यू प्रसारित होता है। जो घायल सैनिक लड़ाई में होते हैं उनसे मिलने के लिए हिटलर जाते हैं, तो हिटलर से जो उनका वार्तालाप हो रहा है वो रेडियो पे प्रसारित किया जाता है। घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। उसी समय उनका पैर डसेल के साबुन पर पड़ गया और साबुन खत्म हो गया। उसने पापा से इसकी भरपाई करने को कहा क्योंकि युद्ध के समय महीनों में घटिया साबुन की एक बट्टी मिलती थी। अब क्या हुआ, वो रेडियो सुन रही थी, चल रही थी, तो वहाँ बताया जा रहा था कि घायल सैनिक अपने जख्मों को हिटलर को दिखा रहे थे और बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे कि उन्होंने ऐसे बुरे क्या कहते हैं ऐसे मौके पर जो है घायल हुए हैं और इस बात का उन्हें अफसोस नहीं है, प्राउड है।
अब उस रेडियो सुनते सुनते जा रही थी, इतने में जो है वो मिस्टर डसेल का साबुन था, उस पर उसका एन का पैर पड़ जाता है और वो साबुन ख़त्म हो जाता है। तो इस बात की शिकायत वो पापा से करते हैं, उनके एन के पापा से। उस समय साबुन बहुत महंगा हुआ करता था। कारण ये था कि बहुत बहुत मुश्किल से मिलता था। एक तो आप अज्ञातवास में रह रहे हो, इतनी मुश्किल से साबुन मिल रहा है, तो थोड़ा तकलीफ होती थी ये चीज़ का। अब आते हैं शुक्रवार 23 जनवरी 1944। अब हम लोग कब आ गए? जनवरी 1944 में। तो अब ये याद रखिएगा, 1 अगस्त 1944 तक की ही डायरी है। अब हम लोग 1944 में आ चुके हैं। पिछले कुछ सप्ताहों में उसे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई। अब खाली बैठा व्यक्ति क्या करेगा, तो अपने परिवार की वंशावली और राजसी परिवारों की वंशावली बना डाली उन्होंने। वह मेहनत से स्कूल का काम करती, वह रेडियो पर BBC की होम सर्विस को समझती, वह रविवार को अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें देखने में गुजारती। तो वो फ्री समय किस तरीके से गुजार रही थी, ये सब बता रही हैं। मिस्टर कुगलर और उनके लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका लाते हैं। भाई बाहर से कुछ इंटरटेनमेंट, तो उस समय मैगजीन्स चलती थी, तो सिनेमा जगत की जो मैगजीन्स होती थी, सिनेमा एंड थिएटर, वो मिस्टर कुगलर लाकर देते हैं। परिवार के लोग इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं कि भाई इतने मुश्किल समय में आप क्यों मैगजीन्स लेकर आ रहे हो, पैसे की बर्बादी कर रहे हो। बेप शनिवार को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाने की बात बताती है, तो वह उसे पहले ही फिल्म की मुख्य नायकों नायिकाओं के नाम व समीक्षाएं बता देती है। मम्मी कहती हैं कि उसे सब याद है, इसलिए उसे फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेब जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखने जा रही होती है, लेकिन इधर एन चूँकि मैगजीन पढ़ चुकी होती है तो उसके हीरो हीरोइंस के बारे में बता देती है। तो मम्मी बोलती है जब तुमको सब याद है तो भाई फिल्म क्यों देखने जा रहे हो, पैसे की बर्बादी हो रही है। जब वह नई केश सज्जा बनाकर आती तो सभी कहते वह फिल्म स्टार की नकल कर रही है। वह कहती कि यह उसका स्टाइल है, तो सभी उसका मजाक उड़ाते। अब क्या होता था, जो फिल्मी मैगजीन्स देखती उनको देखकर अपना हेयर स्टाइल बनाती और जाके सबको दिखाती, तो सब बोलते कि भाई तुमने नकल करी। वो सबसे बोलती कि नहीं, मैंने नकल नहीं करी है, मैंने मेरी ओरिजिनल है। तो इस बात पे वहाँ पर हंसी मजाक होने लगता था। अब आते हैं बुधवार 28 जनवरी 1944 में। एन कहती हैं तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुनानी पड़ती हैं। किससे बोल रही है? किटी से। तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, कि किस तरीके से वो बताती हैं कि तुमको नीरस लग रही होंगी ये बातें। परंतु उसकी दशा भी ठीक नहीं है। प्रतिदिन उसे मम्मी या मिसेस वान के बचपन की कहानियां सुनने को मिलती। उसके बाद डसेल अपने किस्से सुनाते। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले ही हमें उनकी 5 लाइन पता होती है। एनेक्सी की हालत यह है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा। अब किट्टी बोल रही है कि मैं, किट्टी से वो बोल रही है अपनी गुड़िया से कि मैं डेली तुमको कुछ ना कुछ जो है वो बासी मतलब बोरिंग कहानी सुना रही हूँ। तो कह रही है मेरी भी हालत कुछ अच्छी नहीं है, मुझे भी है जो मम्मी और मिस्टर वसेल और सबकी जो है बासी खबरें सुननी पड़ती हैं। मैं भी उनकी ऐसी पुरानी सुनने, तो तुम्हें भी सुनना पड़ता है, क्योंकि अब जो है इतना टाइम बीत चुका है, लगभग 2 साल का समय। अब उन लोगों के पास कुछ भी करने या बताने या सुनने के लिए नहीं बचा है, तो सब लोग इसी बोरियत में वहाँ पे अपना समय गुजार रहे हैं। जॉन और मिस्टर क्लीमैन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। जॉन मिस्टर वान के परिवार में है। हमें उनकी तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए, तथा उनकी खुशी में खुशी होती है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए। कुछ लोग इन कष्ट पीड़ितों की सहायता करते हैं, वह नकली पहचान पत्र बनाते हैं, छिपे हैं तथा युवाओं के लिए काम खोजते हैं। ये लोग जान पर खेल कर दूसरों की मदद करते हैं। तो जॉन और मिस्टर क्लीमैन जो है वो अज्ञातवास, जैसे वो लोग अज्ञातवास में गुजार रहे हैं, वैसे और लोग जो अज्ञातवास में गुजार रहे हैं उनके बारे में बात करना उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि किस तरीके से वो लोग तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, उनके खाने पीने, नौकरी, इन सब चीज़ों के बारे में वो लोग बात करते हैं। अब आते हैं बुधवार 29 मार्च 1944। क्या है? एंड कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोथ के स्टीन को के भाषण के बारे में लिखती हैं कि उन्होंने कहा है कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियां या पन्नों का संग्रह किया जाएगा। तो वो क्या बताती हैं कि भाई कैबिनेट मंत्री ने बोला है कि युद्ध के बाद
युद्ध के जिन लोगों ने डिस्कस जो चीज़ें लिखी हैं, डायरी हैं, कुछ भी जहाँ कहीं लिखा है, उन सभी लोगों को संग्रहित किया जाएगा। वह अपनी डायरी छपवाने की बात कहती हैं कि डायरी तो वो भी लिख रही थी, तो उन्होंने वहाँ पर लिखा है कि वो भी जो है अपनी डायरी को छपवाना चाहती हैं। यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे। बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती हैं। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 विमानों ने इजमुई डेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया। तो इन्होंने बताया कि भाई युद्ध हो रहा है, गोलाबारी हो रही है, तो किस तरीके से बम गिराए जाते हैं, तो लोग डर जाते हैं, औरतें ख़ास तौर से डर जाती हैं, और कैसे जो है 550 टन का बम गिराया गया। ये सब चीज़ें वो अपनी डायरी में लिख रही हैं। गोला बारूद बरसाया तो उनका घर भी घास की पत्तियों की तरह कांप गया। जब इतना सारा 550 सोचिए टन का जब गोला बारूद बरसाया जाएगा तो उनका घर भी एकदम पत्ते की तरह कांपने लगा था। ये खबर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अब क्या हो गया, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों को अगर अपनी ज़रूरत का सामान खरीदना है तो उसके लिए भी उनको कहाँ लगना पड़ रहा है, लाइनों में लगना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत कम जगहों पर दुकानें खुल रही हैं, लोगों की ज़रूरतें हैं, तो वो उनको पूरा करने के लिए उतने में ही लाइन्स लगा लेते हैं। चोरी चकारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब अब चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर जगह जो है क्या कहते हैं, चोर आने लगते हैं, किस तरीके से सेंधमारी होने लगती है। लोग 5 मिनट के लिए अपना घर नहीं छोड़ पाते। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, वह सब भूखे हैं। एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। बच्चे भूख व बीमारी से बेहाल हैं। फटे पुराने कपड़ों व जूतों से काम चलाना पड़ता है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हालत इतनी बुरी है, सब जगह चोरी हो रही है। आप 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़िए तो वहाँ पर लोग घुसकर चोरी कर लेते हैं। आप अपनी बाइक नहीं खड़ी कर सकते हैं, मतलब वाहन कहीं खड़ी नहीं कर सकते हैं, वो तुरंत चोरी हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा चोरियाँ बढ़ गई हैं। राशन खाने की दुकानों में बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि अब खाने का सामान भी इतना, युद्ध चल रहा है तो खाने का सामान इतनी अच्छी तादाद में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बच्चे भूखे हैं, बीमारी से तड़प रहे हैं, सभी कुछ मतलब चारों तरफ हाल बेहाल है। पुलिस वाले जो हैं वो अपनों का मदद कर रहे हैं, और अगर मदद नहीं कर पाते तो उन पे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के जेल भेज देते हैं ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर खुले में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कोई ना कोई पकड़कर अंदर ले जाएगा। तो इसलिए उन पे इल्ज़ाम लगा के उन्हें क्या कर दिया जाता था, जेल भेज दिया जाता था। अब आते हैं मंगलवार 11 अप्रैल 1944 में। एन बताती हैं कि शनिवार के दिन 2 बजे के आसपास तेज गोलाबारी शुरू हो गई, बहुत तेज बम्बार्डिंग शुरू हो गई। रविवार दोपहर के समय पीटर उनके पास आया, वह उनके साथ बातें करती हैं। दोनों मिलकर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना भी बनाते हैं। उसी रात को उनके घर में सेंधमारी की घटना भी हुई थी। गुप्त रहने की मजबूरी से घटी इस घटना ने सभी 8 लोगों को हिलाकर रख दिया। अब क्या हुआ, बमबारी हुई तो बमबारी में सभी लोग डर गए थे। डरने के कारण क्या हुआ, जो है पीटर वान के परिवार में जो है वो आकर एन के साथ बैठता है, तो थोड़ा सा नज़दीकियाँ हो जाती हैं। एन को भी बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अपना पर्सनल व्यू जो है वो चीज़ों को बताया है। अब दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि मिस्टर डसेल को परेशान करा जाए, क्योंकि भाई खाली है, कुछ ना करना है, तो मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना बनाई जाती है। उसी रात, जिस रात ये गोलाबारी हुई थी, उसी रात उनके घर में चोर घुस आते हैं, सेंधमारी हो जाती है। और इस बात से, चूँकि वो लोग अज्ञातवास में रह रहे हैं, तो कहीं उनकी बारे में औरों मतलब क्या कहते हैं, नाजियों को ना पता चल जाए, इस चक्कर में जो है वो लोग डर जाते हैं सभी लोग कि मतलब चोर हमारे घर तक पहुँच चुके हैं। अब आते हैं मंगलवार 13 जून 1944 में। एन बताती हैं आज वह 15 वर्ष की हो गई। आज उनका बर्थडे था। वो कितने साल की हो गई, 15 साल की। उसे पुस्तक, बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, बिस्कुट, ब्रेसलेट, मीठे मटर, मिठाई, लिखने की कॉपियाँ आदि अनेक उपहार मिले। उनका बर्थडे था तो सभी, अब चूंकि अज्ञातवास में रह रहे हैं तो जो भी गिफ्ट अवेलेबल हो सका सभी ने उनको वो गिफ्ट दिया था। मौसम खराब है तथा हमले जारी हैं।
एक तो क्या हो रहा है कि वेदर बाहर बहुत ख़राब है और हमले बढ़ गए हैं क्योंकि युद्ध और तेज़ी पे आ गया है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि हर चारों तरफ गोलाबारी और बम गिराए जा रहे हैं, सभी कुछ ये सब हो रहा है। वह बताती हैं कि चर्चिल उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता, वह उन्हें जन्मजात बहादुर कहती हैं। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हुए थे। हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्सों का सहयोग चाहते थे। अब क्या था, ब्रिटिशर्स जो हैं वो मदद कर रहे थे, लेकिन हॉलैंड वाले चूँकि आज़ादी चाहते थे इसलिए ब्रिटिश की मदद कर रहे थे। इधर वो चर्चिल के बारे में बताती हैं कि चर्चिल किस तरीके से जो अभी ब्रिटिश से जो जगह आज़ाद हुई है वो वहाँ जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे एरिया में जाके कार्य करना जहाँ अभी युद्ध चालू है, हम ये नहीं कह रहे कि युद्ध ख़त्म हो गया है, और युद्ध में जाकर बाहर जाकर इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो एन उनको बहुत बड़ा बहादुर व्यक्ति मानती हैं कि अरे इतने बहादुर हैं वो। वह कहती हैं कि इन मूर्खों को ये पता नहीं कि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो हॉलैंड जर्मनी बन जाएगा। अब चूंकि इधर क्या हो रहा है कि हॉलैंड वासी ब्रिटिशर्स की मदद कर रहे हैं, तो वो हॉलैंड वासियों को मूर्ख कहते हैं कि ब्रिटेन जो है वो जर्मनी से संधि कर चुका है और जो हॉलैंड है वो एक तरीके से जर्मनी बन जाएगा। जर्मन व ब्रिटेन दोनों में अंतर है। ब्रिटेन रक्षक है और जर्मनी आक्रांता, यानी ब्रिटेन जो है वो लोगों की रक्षा करता है लेकिन जर्मनी आक्रांता है, आकर यहाँ लूट पाट मार काट करेगा ये सब चीज़ें। एन अपनी कमज़ोरी जानती हैं तथा खुद को बदलना चाहती हैं। लोग उसे अक्खड़ मानते हैं। मिसेज वान दान और डसेल जैसे जड़ बुद्धि उस पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। अब क्या है भाई, बहुत टाइम हो गया साथ में रहते रहते, तो अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगना। तो एन का जो स्वभाव था वो क्या था, अंतर्मुखी स्वभाव है। जो जितना मतलब हम लोग इनको पढ़ पाए हैं डायरी के ज़रिए, वो ज़्यादा लोगों से खुलती नहीं है, मिलती नहीं है, बात नहीं करती, तो इस कारण से सब उन्हें अक्खड़ कहते हैं। और वान दान परिवार तो उनके ऊपर तरह तरह के आरोप हमेशा लगाता ही रहता है। मिसेस वान दान उसे अक्खड़ मानती हैं क्योंकि वह उससे भी अधिक अक्खड़ है। वह स्वयं को सबसे ज़्यादा धिक्कारती हैं। वह माँ के उपदेशों से मुक्ति पाने के बारे में सोचती हैं। उनकी भावनाओं को कोई नहीं समझता और वह अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति की तलाश में है। अब क्या है, सभी एक आप सिचुएशन देखिए कि आप एक जगह पर एक कमरे में दो अलग अलग परिवार रह रहे हैं, बाहर निकल नहीं सकते, आना जाना है नहीं, बाहर के लोगों से आपकी बातचीत नहीं है, और उस कंडीशन में आप लोग वहाँ पर रह रहे हो, तो सभी की जो मेंटल सिचुएशंस है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हो चुकी हैं। अब क्या है, एक दूसरे को बोलना डांटना ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और इस सिचुएशन में एन बोलती हैं कि उनकी या उनकी फीलिंग को समझने वाला यहाँ कोई नहीं, क्योंकि माँ जो है वो हमेशा डांटती रहती है, माँ भी फ्रस्ट्रेटेड है तो वो डांटती रहती हैं। अब वो किसी तरीके से अपनी माँ से छुटकारा पाना चाहती हैं, ये वो सोचती हैं, उन्होंने ये चीज़ लिखी है। अब वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही हैं जो उनके इमोशंस को समझ सके। वह पीटर के बारे में बताती हैं, पीटर से उन्हें थोड़ा सा लगाव हुआ तो वो पीटर के बारे में बता रही हैं। पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है, एन भी उसकी दीवानी है, वह उसके लिए तड़पती है। पीटर अच्छा व भला लड़का है, परंतु उसकी धार्मिक तथा खाने संबंधी बातों से वह नफरत करती हैं। मतलब पीटर जो है एन को वो एज अ फ्रेंड समझ रहा है, लेकिन जो एन है वो पीटर को अब लव करने लगी है, प्यार करने लगी है। हर चीज़ें उसकी पसंद है पीटर में, लेकिन पीटर की कुछ आदतें उन्हें पसंद नहीं है, जैसे धार्मिक जो उसकी बातें हैं वो उन्हें पसंद नहीं आती, और दूसरे खाने पीने संबंधी जो आदतें हैं वो भी उन्हें पसंद नहीं आती। किसको? एन को पसंद नहीं आती पीटर की आदतें। उन्होंने कभी न झगड़ने का वादा किया। वह शांति प्रिय, सहनशील व बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति हैं। वह एन की गलत बातों को भी सहन कर लेता है। तो पीटर के बारे में बताती हैं कि पीटर और एन ने ये समझौता किया कि वो दोनों कभी झगड़ेंगे नहीं, जबकि पीटर खुद शांति प्रिय और सहज प्रवृत्ति का जो है व्यक्ति है, और वो जो एन की गलत बातें होते हैं उसको भी वो चुपचाप सह लेते हैं। वह कोशिश करता है कि अपने कामों में सलीका लाए तथा अपने ऊपर आरोप ना लगने दे। होता ना भाई, काम करने का तरीका सही करो, तो वही कहते हैं कि हम वो तो कोशिश करता है पीटर कि उसके सारे काम सही हों और कोई उस पर किसी तरह का इल्ज़ाम ना लगाए।
वह अधिक घुनना है। वे दोनों भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं। एन काफी दिनों से बाहर नहीं निकली। अब वह प्रकृति को देखना चाहती हैं। एक दिन गर्मी की रात में 11:30 बजे उसे चांद देखने की इच्छा हुई, परंतु चांदनी अधिक होने के कारण वह खिड़की भी नहीं खोल पाई। अब क्या है, बहुत टाइम हो गया, नेचर से भी कनेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि वो लोग उसी घर के अंदर कैद हैं। तो बहुत दिन बाद उनका होता है कि नहीं अब मुझे निकलना है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने सोचा कि आज रात में मेरा मन कर रहा है चांद देखा जाए, बाहर निकला जाए। तो अब चूंकि बाहर तो निकल नहीं सकते तो भाई खिड़की से ही चांद देख सकते हैं। अब उस दिन क्या हुआ कि रात के 11:30 बजे थे चांद, लेकिन उस दिन चांदनी रात थी, रोशनी ज़्यादा थी, तो इसलिए वो खिड़की खोल कर भी चांद नहीं देख पाई। आखिरकार बरसात के समय खिड़की खोलकर तेज हवाओं और बादलों की लुका छुपी देखी। फिर उस दिन तो नहीं देख पाई, बाद में बारिश के समय उन्होंने ये सारी चीजें देखी। वह अवसर 1.5 साल बाद मिला था, मतलब अब वो नेचर के करीब आई थी लगभग 1.5 साल बाद। प्रकृति के सौंदर्य के आनंद के लिए अस्पताल व जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखकर उसे शांति व आशा मिलती है। भाई कोई भी व्यक्ति होगा उसे नेचर तो चाहिए। तो उन्होंने जब इतने साल 1.5 साल बाद जब वो बाहर निकली, नेचर के करीब आई, तो उन्हें बहुत ही अच्छा फील हुआ, शांति मिली। प्रकृति शांति पाने की रामबाण दवा है और यह उसे विनम्रता प्रदान करती है। एन पुरुषों और औरतों के अधिकारों के बारे में बताती है। अब आखिरी जहाँ तक उनकी डायरी मिली है वहाँ पर आखिरी पन्नों में वो ये बात बता रही हैं, पुरुषों और औरतों के अधिकारों, उनकी समानता और समाज में औरतों को लेकर जो सोच व्याप्त है उसके बारे में बताती हैं। क्या कहती हैं वो? औरतें इस स्थिति उसे लगता है कि पुरुषों में अपनी शारीरिक क्षमता के अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया है। औरतें इस स्थिति को बेवकूफ़ी के कारण सहन करती आ रही हैं। अब समय बदल गया है। शिक्षा, काम और प्रगति में औरतों की आंखें खोल दी हैं। कई देशों ने उनको बराबरी का हक दिया है। आधुनिक औरतें अब बराबरी चाहती हैं। औरतों को भी पुरुषों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। तो वो 15 साल की युवती एन यहाँ पर देखती हैं कि किस तरीके से अगर मर्दों में शारीरिक क्षमता ज़्यादा है, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तब की। तो जब और मर्दों में शारीरिक क्षमता ज़्यादा है तो वो हमेशा से औरतों पर शासन करते आए और औरतें भी इसको चुपचाप सहती आईं। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। ये बदलाव उन्होंने उसी समय देखना शुरू किया कि शिक्षा में, काम के क्षेत्र में हर जगह अब औरतें निकल रही हैं और वो अब बराबरी चाहती हैं। बहुत से देशों में ये सारी चीज़ें हुई भी हैं, उनको बराबरी का हिस्सा मिला भी है। अब वो चाहती हैं कि हॉलैंड में भी ऐसा हो कि यहाँ पर भी सभी औरतों को पुरुषों के बराबर अधिकार, सम्मान, ये सभी कुछ मिले। उन्हें सैनिकों जैसा दर्जा व सम्मान मिलना चाहिए। कैसा? सैनिकों जैसे सैनिकों को दर्जा और सम्मान मिलता है, औरतों को भी वैसा मिलना चाहिए। युद्ध में वीर को तकलीफ, पीड़ा, बीमारी या यातना से गुजरना पड़ता है। उससे कहीं अधिक तकलीफ बच्चा पैदा करते समय औरत सहती है। तो उन्होंने बताया कि अगर सैनिक युद्ध पे जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, विकट परिस्थितियाँ होती हैं, उसे शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता है। तो कहते हैं कि जितना कष्ट एक सैनिक युद्ध पर झेलता है उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ एक औरत जो है उन 9 महीनों में जब बच्चा अपने अंदर रखती है और जब प्रसव के दौरान जिस दर्द को सहती है उसको सहती है। तो जब एक युद्धरत सैनिक को इतना सम्मान दिया जाता है तो औरत को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। बच्चा पैदा करने के बाद औरत का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मानव जाति की निरंतरता औरत से है। वह सैनिकों से ज़्यादा मेहनत करती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि औरतें बच्चे उत्पन्न करना बंद कर दें। प्रकृति यह कार्य चाहती है और उन्हें यह कार्य करते रहना चाहिए। वह उन व्यक्तियों की भर्त्सना करती हैं जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो औरत के शरीर का आकर्षण कम हो जाता है। तो अब कम हो जाने में समाज में उसकी जो है स्थिति वो भी डाउन हो जाती है। तो जितना एक सैनिक मेहनत नहीं करता उससे ज़्यादा एक औरत करती है। तो उन्हें भी समाज में वैसा ही सम्मान मिलना चाहिए। और वो उन लोगों की बहुत ज़्यादा भर्त्सना यानी कि बहुत ही
नापसंद करती हैं, जो समाज में औरतों के योगदान को मानने तक को तैयार नहीं होते कि एक समाज को चलाने में औरत का भी योगदान है। इस बात को वो बहुत ही बुरा मानती हैं, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें वो सम्मान दिया जो इन्होंने बताया कि प्रकृति ने ये कार्य औरत को दिया है कि ये संसार निरंतरता के साथ चलता रहे। तो औरतें उस कार्य को कर रही हैं, लेकिन इस कार्य के लिए पुरुष जाति उनकी कृतज्ञ नहीं है, ये बात उन्होंने बताने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से ये जो पाठ का सारांश था हमने ख़त्म किया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस पाठ के अंदर एन ने सभी कुछ बताने की कोशिश करी है। तो एन की ये जो डायरी है, ये जहाँ एक दर्दनाक पहलू को निकाल कर लगती है, वहीं 13 से 15 साल की उम्र की जो एक अवस्था होती है, उसमें एक लड़की किस किस तरीके से सोच सकती है, वो सारी चीज़ों को इस डायरी में निकाल कर रखा गया। इसीलिए इसे बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज़ युद्ध के तौर पर माना गया और ये अभी तक की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई डायरियों में से एक है। तो हमने पढ़ लिया वो पूरा। तो अब हम आते हैं किस पे कि ये जो हम डायरी के पन्ने हमने अभी पढ़े हैं, इसको हम देख कहाँ सकते हैं। इसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर दिया है CBSE K-12 इंग्लिश, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने सारी क्लासेस आएंगी। अब क्लासेस में यहाँ पर आपकी क्लास 12th है, इसे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही जो है 12th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। अब हम यहाँ कहाँ पढ़ रहे थे, इसको हम पढ़ रहे थे वितान पे। तो अब ये रही हमारी वितान बुक, हिंदी वितान। तो अब यहाँ पर वॉच नाउ है, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने वितान की पूरी प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं डायरी के पन्ने, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कई सारे टॉपिक्स आएंगे। तो जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उसे क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, साथ ही साथ अच्छे से देखिए। कोई भी चैप्टर हो, जब एक बार हम अच्छे से पढ़ लें तो कभी हमें दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक ही बार में हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो अगर पढ़ने की ज़रूरत भी पड़ती है तो उसका रिवीजन भी हम आपके लिए ला चुके हैं, वन शॉट रिवीजन के तौर पे आप उसको भी कर सकते हैं। तो करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन टेस्ट की तैयारी करिए। सभी कुछ अवेलेबल है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।